वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 फिजिक्स सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम। तो इसमें हम लोग चैप्टर 1 फोर्स को रिवाइज करेंगे, जिसका कि आपको ये दिख रहा होगा, ये नोट्स जो दिख रहे हैं इन्हीं को पढ़ के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत कम समय में चैप्टर 1 को हम लोग काफ़ी डिटेल में रिवीजन कर लेंगे। और इसके बाद से अगर आप इसका मतलब इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि सबसे पहले कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए इसमें दे रखा है कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच कॉज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। यानी सिंपली फोर्स क्या होता है, फोर्स एक ऐसा कॉज है या फिर एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी को अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में लाता है और मोशन में तो उसको रोक देता है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, और फोर्स क्या कर सकता है, तो आल्सो उसके शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। बॉडी का शेप और साइज भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसकी भी टेंडेंसी फोर्स रखता है कि बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, देन अब आता है अगला जो बात है कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है। तो आप सभी को याद रखना है कि फोर्स की SI यूनिट क्या है, तो न्यूटन है, क्योंकि इसी सब चीज़ों से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं कि फोर्स की SI यूनिट क्या है। तो फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, जिसका सिंबल होता है N। और फोर्स क्या है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंपली बताया गया कि फोर्स क्या है, तो हमें याद रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मेजरमेंट भी हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मेजरमेंट भी हो और उसका डायरेक्शन भी पता चले, जिससे हमें डायरेक्शन का भी सेंस होता हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देन आता है कि टाइप्स ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स हैं वो दो टाइप के हैं, इसमें बताया जा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो भी फोर्स, ऑल दोज फोर्सेज दैट कम इन टू प्ले only when there is a direct contact between two or more object are known as contact force। तो वैसे सभी फोर्स जो तभी मतलब कि काम में आते हैं, जिनको हम तभी तभी काम करेंगे या फिर जो तभी अप्लाई किया सकते हैं, जो दो बॉडी के बीच में जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बने। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा तो उनको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, तो ऐसा फोर्स जिसको हम बिना किसी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए, जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मानिए एक मैग्नेट हम ले लें, ये मैग्नेट है और ये आयरन है, इनमें अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तभी भी मैग्नेट का इफेक्ट आयरन पे दिखेगा। तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब आता है द मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, तो सिंपली जो बॉडी का मास होता है वो क्या है, तो बॉडी का इनर्शिया का मेजरमेंट है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज इनर्शिया। तो सिंपली द मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, और फिर दिया वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट्स टूवर्ड इटसेल्फ। यानी हमें दो चीज़, मास और वेट में यहाँ सीधा डिफरेंस क्लियर हो गया है कि मास क्या है, तो मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स इनर्शिया। और वेट क्या होता है, तो वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। जिस फोर्स से किसी बॉडी को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, अगला है टर्निंग फोर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग फोर्स। The force which when applied at a point of a fixed body and rotate the body about the fixed point। टर्निंग फोर्स क्या है, मान लीजिए कोई हम एक बॉडी ले लें, उसको यहाँ पे फिक्स कर दें, ठीक है, और इसको रस्सी से हम यहाँ पे बांध लें। ये बॉडी है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है, और ये मानिए कोई बॉल है, इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट। जो फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं टर्निंग फोर्स। क्या बोलते हैं, टर्निंग फोर्स। अब टर्निंग फोर्स तभी क्रिएट होता है जब बॉडी का एक पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। बॉडी किसी न किसी पॉइंट पे फिक्स की गई हो और उसके जब किसी एक पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है, जिसको हम बोलते हैं टर्निंग फोर्स। अब बोला गया है कि टॉर्क, तो टॉर्क इज द मेजर ऑफ रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी टॉर्क को हम क्या कहते हैं, टॉर्क को बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स सिंपली कहने का मतलब क्या है कि फोर्स की वह टेंडेंसी जो किसी बॉडी को क्या करे, रोटेट कराए, जो किसी बॉडी को रोटेट कर दे। ठीक है, किसी फोर्स का जो रोटेशनल टेंडेंसी है उसी को बोला गया टॉर्क। क्या बोल दिया गया, टॉर्क। और टॉर्क को हम एक और नाम से जानते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क दोनों चीज़ क्या होती हैं, तो सेम इक्वल चीज़ होती है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है कि है। ठीक है, देन आता है कपल। तो कपल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म अ कपल। मान लेते हैं कि ये बॉटल है, बॉटल का मतलब कि कैसे बॉटल का कैप है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और यहाँ पे फोर्स लगाया। एक फोर्स बॉडी को इस तरफ रोटेट करता है, दूसरा फोर्स बॉडी को इस तरफ रोटेट कर रहा है।
और ये दोनों क्या है, एकदम पैरेलल एक्सिस पे लगे हैं, ठीक है, एकदम पैरेलल एक्सिस पे लगे हैं। तो जब भी किसी बॉडी पे दो फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं तो इनको हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। दोनों फोर्स कैसे होते हैं? तो इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे हमको इस पेन का ढक्कन खोलना है, तो यहाँ देखिए दो फोर्स हैं, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये। एक फोर्स इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, दूसरा पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? कपल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कपल, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इट स्टेट दैट इफ ए बॉडी फ्री टू रोटेट it acted upon by a number of force and still no rotation occurs, then the sum of anti-clockwise moment is equal to the sum of clockwise moment या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये एक मीटर स्केल, यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, ठीक है, और हमने यहाँ भी फोर्स लगाया और यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, और ये बॉडी क्या रोटेट नहीं कर रही है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। मतलब कहने का मतलब किस में है कि इसमें जो भी फोर्स लग रहे हैं उसके वजह से इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक होता है मोमेंट, ये वाला होता है मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए दोनों का मतलब क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे उसको हम बोलते हैं मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, और जो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट इन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो फोर्स हैं, अगर इनके वजह से बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो मतलब कि क्या है कि यहाँ पे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और किसके बराबर है? तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट के, ठीक है। तभी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वरना अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा होता, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट, दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा होता, बड़ा होता, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट दिखती, ठीक है। अब दे रहा है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर कोई बॉडी पे हम बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं और बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में, अगर मोशन में है तो मोशन कर रही है और रेस्ट पे है तो रेस्ट में है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट हैज अ टेंडेंसी टू रिटेन टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब्ड। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम है उसका अगला पॉइंट है कि एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया गया कि मानिए कोई बॉडी है, ऐसे है, रखा गया है, इसको थोड़ा सा, अगर मानिए कोई बॉडी रख लेते हैं एग्जांपल, और इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, फिर भी क्या करें कि अपना दोबारा जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है उसको रिटेन कर ले। माने ऐसे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अपना दोबारा पोजीशन क्या कर रहे हैं, माने ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा सा हमने इसको डिस्टर्ब किया, दोबारा अपने पोजीशन में चला गया। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला गया स्टेबल। क्या बोला गया? स्टेबल। फिर आ गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो बोला गया कि ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब इट कंटिन्यूज टू स्टे इन इक्विलिब्रियम इन इट्स न्यू पोजीशन इन द सेम वे एज इट वाज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कहने का मतलब कि अब थोड़ा सा अगर उसको हम पोजीशन भी चेंज कर दें तब भी कोई फर्क ना पड़े तो उसको बोल दिया गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अगला आता है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या होता है? इफ़ हैज़ नो टेंडेंसी टू कम, मानी कोई बॉडी उसको हमने डिस्टर्ब किया तो क्या जैसे डिस्टर्ब करें अपना ओरिजिनल पोजीशन या फिर ओरिजिनल पोजीशन जो उसका है उसको चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी जो अपने दोबारा अपने जैसे था वैसे ना हो पाए। अब अगला टॉपिक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉडी के इंटायर वेट को माना जाता है कि वहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए गिवन मास डिपेंड अपॉन इट्स शेप। जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। बॉडी किस शेप में, अगर ट्रेंगुलर शेप का होगा तो उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा, सर्कल के फॉर्म का होगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं और होगा। जिस फॉर्म का बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अ बॉडी विच ट्रेसेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए सर्किल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। यानी कहने का मतलब ऐसी कोई बॉडी जो जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करें तो सर्कुलर मोशन करे, सर्किल के फॉर्म में मोशन करे, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। देन आपका आता है ये कि
इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन सेम इट सेज टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कहा जा रहा है कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका स्पीड क्या रहे, हरदम सेम रहे तो उसको बोला गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोल दिया गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर शेप चेंज, अगर स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड घट और बढ़ रहा है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देन बोला जाता है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जब सर्कुलर मोशन होता है, कहने का मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट पे आया तो डायरेक्शन ऐसे हो गया, इस पॉइंट पे आया तो डायरेक्शन इसका ऐसे हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे भी बॉडी है उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट होता है वो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कहने का मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन में वो चेंज होता रहता है, ठीक है। द मोशन इन सर्कुलर पाथ इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कह रहा है कि किस फोर्स के वजह से सर्कुलर पाथ पे मोशन होता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मानिए यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल, एक होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है हरदम टुवर्ड्स द सेंटर, किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और सेंट्रीफ्यूगल का होता है आउटसाइड द सेंटर, यानी सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल का होता है, और सेंट्रीपिटल का टुवर्ड्स द सेंटर। और बोला गया है एन अपैरेंट फोर्स दैट एक्ट आउटवर्ड ऑन ए बॉडी मूविंग अबाउट अ सेंटर कॉज विद द बॉडी इनर्शिया इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी दो टाइप के फोर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड द सेंटर लगता है, ठीक है, आउटसाइड द सेंटर। इट एज्यूम टू बी इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो दोनों फोर्स होते हैं इनको इक्वल एंड अपोजिट माना गया। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 1 को काफ़ी कम समय में रिवाइज कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के फार्मूलों को डिस्कस करेंगे जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फार्मूला है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब कि कोई बॉडी है, उसका टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी और टर्निंग पॉइंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये भी हमें याद रखना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो यूनिट है उसको बोला गया न्यूटन मीटर। और मोमेंट ऑफ फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टॉर्क। क्या नाम इसका होता है, तो टॉर्क इसका नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का। क्या नाम होता है, टॉर्क, ठीक है। देन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि अब इसको हम एसआई यूनिट में इसका यूनिट है और सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, तो जीएफ सेंटीमीटर। जीएफ सेंटीमीटर किसमें होता है, सीजीएस में, ठीक है। अब देन अगला जो आता है कपल। कपल ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी आप याद कर लें। कपल में क्या है कि कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स एफ लग रहा है इस तरफ, ठीक है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो फोर्स इनके बीच का जो दोनों फोर्स हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो फोर्स यानी कपल निकालने का फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी, यानी कि एक सिंगल सा फोर्स और दोनों फोर्स का के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह क्या निकल जाएगा, तो कपल, क्या आ जाएगा, कपल, ठीक है। तो इस तरह आपका कपल आ जाएगा कि फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन अब आता है अब ये तो आ गया आपका कपल हो गया, फोर्स की बात हो गई। इस कपल की यूनिट भी क्या होती है, तो न्यूटन मीटर। देन इसके बाद जो सबसे मतलब कि जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है, ये आपका ये
मीटर स्केल, यूनिफॉर्म मीटर स्केल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म मीटर अगर स्केल है अपने ओरिजिनल पोजीशन में है तो ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल कहाँ बैलेंस होता है? अब 50 सेंटीमीटर मार्क पे। अगर इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएं तो ये कहाँ बैलेंस होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, लेकिन अगर इस पर हम कोई बॉडी लगा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो सपोज करते हैं हम कि 50 पे ना बैलेंस हो, कहाँ बैलेंस हो गया? 60 सेंटीमीटर मार्क पे। कहाँ बैलेंस हो गया? 60 सेंटीमीटर मार्क पे। हमने यहाँ फोर्स लगा रखा है एक्स का यहाँ और वाई न्यूटन का यहाँ। ठीक है, तो इस केस में अगर ये इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, तो क्या होता है? मोमेंट इन क्लॉकवाइज, मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू मोमेंट इन क्लॉकवाइज, मोमेंट इन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज या फिर मोमेंट इन क्लॉकवाइज हम कैलकुलेट करेंगे तो जिस साइड में मीटर स्केल का वेट ज़्यादा होगा, जिस साइड में मीटर स्केल लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, उसी तरफ मीटर स्केल का वेट एक्ट करता है। ठीक है, तो इस केस में जो मीटर स्केल है इस साइड में बड़ा है तो इसका वेट, मीटर स्केल का वेट इस तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करेंगे तो मीटर स्केल का वजन इसी में हम काउंट कर देंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे यहाँ बैलेंस हो, एक सेकेंड एग्जांपल है ना, 50 यहाँ पे है तो मीटर स्केल का वेट इस तरफ काम करेगा, यानी क्लॉकवाइज में हम उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिनको आप रिवाइज कर लें। थैंक यू।